नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, अब तक हमने क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ा। दोस्तों, इससे पहले हमने इस टॉपिक पे 2 वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की क्या क्या कंडीशंस थे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज क्या था, कॉटन टेक्सटाइल किस प्रकार डेवलप करता है और किस प्रकार मर्चेंट्स लोगों ने ट्रेड को इस्टेब्लिश किया। तो आज हम पढ़ेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो दोस्तों, विक्टोरियन ब्रिटेन एज में बहुत सारे मजदूर थे। मजदूरों की किसी प्रकार की कमी नहीं थी क्योंकि सभी मजदूर काम की तलाश में शहरों की ओर आ जाते थे। आज भी हम देखते हैं कि किस प्रकार लेबर लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे शहरों की ओर। कोरोना के समय में आपने देखा कि किस प्रकार प्रवासी लोग बिहार और यूपी जैसे अन्य प्रदेशों की तरफ आए, जिन्हें रोजगार नहीं नसीब होता अपने राज्य में, वो दूसरे जगहों की ओर खास करके शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं। अच्छे भले लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी शहरों की ओर जाते हैं ताकि वो रोजी रोजगार की तलाश कर सकें। तो ठीक इसी प्रकार विक्टोरियन एज में हम देखते हैं ब्रिटेन में कि बहुत सारे मजदूर शहरों में आ जाते हैं और उसी समय मशीनों का आगमन भी हो जाता है। तो इस आधार पर मजदूरों की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी के कारण वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वेजेस को काफ़ी लो कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके पास मशीन्स हैं और एक तरफ प्रचुर मात्रा में वहाँ मजदूर मौजूद हैं, तो उन पर कोई दबाव नहीं है, वो कम पैसे में भी मजदूरों से काम ले सकते हैं। तो हैंड लेबर एंड स्टीम पावर में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार मजदूरों को कम दाम में ज़्यादा काम करना पड़ता था। इसके बाद फिर हम लाइफ ऑफ वर्कर्स को देखेंगे। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें तब आती थी जब सीजनल मजदूर होते थे, जैसे कि दिहाड़ी मजदूरों को हम जानते हैं कि जो मौसम के अनुसार खेतों में काम करते हैं। तो इस प्रकार जैसे शराब की भट्टियाँ और क्रिसमस से रिलेटेड जो कैटरिंग के काम होते थे, इन सब फैक्ट्रियों में सीजनल काम होते थे। जैसे कि ठंड के मौसम में मज़दूरों की डिमांड बढ़ती थी और फिर बाकी साल भर मज़दूरों की खपत बहुत ज़्यादा कम होती थी, तो बाकी लोग बेरोज़गार होते थे, तो काफ़ी मुश्किल हालातों में उन्हें अपना जीवन बसर करना पड़ता था। फिर भी वहाँ के एरिस्टोक्रेट क्लास, बुर्जुआ क्लास और अपर क्लास लोगों में आज भी हैंड लेबर से बने चीज़ों की मांग थी, क्योंकि हैंड लेबर से बने चीज़ काफ़ी केयरफुल तरीके से बनाए जाते थे और बारीकी से मेहनत किए जाने के कारण वो काफ़ी सुंदर और अच्छे दिखते थे। तो अपर क्लास लोगों में हैंड लेबर से बनी हुई चीज़ें का डिमांड ज़्यादा थी। अब हम जानते हैं कि लाइफ ऑफ वर्कर्स क्या था। तो दोस्तों, जिस प्रकार आपने देखा कि सीजनल मजदूरों के कारण उन्हें मौसमी काम मिलता था, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो अच्छे से सो नहीं पाते थे, फैक्ट्री के किनारे, सड़कों के किनारे, रेलवे ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे, नदी के किनारे उन्हें सोना पड़ता था, क्योंकि उन्हें काम नसीब नहीं होता था। और काम नसीब होने की कारण तब होती थी कि जब आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त पहले से फैक्ट्रियों में काम कर रहा हो, तो आपको काम मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाती थी। वो भी तब जब अगर आपने 1 महीने पहले काम की तलाश शुरू की है, तो आपका नंबर 6-7 महीने बाद आए। तो हैंड लेबर और स्टीम पावर में हमने देखा कि किस प्रकार मजदूरों की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी के कारण और मशीनों के आगमन के कारण लो वेजेस हो गए और मजदूरों की कंडीशन मिजरेबल होती चली गई। 1830 के समय में डिफरेंट रीजन्स में ब्रिटेन में करीब 35% से लेके 75% तक के मजदूर बेरोजगार हो गए थे। तो इन बेरोजगारों को बहुत सारे मशीनों से डर उत्पन्न हो गया था, क्योंकि मशीन आ रहे थे, फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही थी और एक प्रकार इन्हें दाम मजदूरी मिलना कम हो गया था, तो इतने लोग बेरोजगार हो गए थे, तो मशीनों के प्रति उन्हें भय व्याप्त होना आम बात है। और भय तब और बढ़ जाता है जब 1764 में जेम्स हैग्रेव्स नाम के एक व्यक्ति ने स्पाइनिंग जेन्नी का आविष्कार किया। स्पाइनिंग जेन्नी से सूत की कताई में मदद मिलने लगी। पहले जो सूत का काटना चरखों के माध्यम से मजदूरों के द्वारा होता था, अब ये स्पाइनिंग जेन्नी नाम के मशीनों के आने से मजदूरों की और कमी हो गई, क्योंकि ये स्पाइनिंग जेन्नी एक चक्की नुमा यंत्र जैसा होता था जिसमें एक ही साथ बहुत सारे सूतों की कताई एक साथ हो जाती थी। आप लोगों ने चरखे को देखा होगा, तो चरखा जिस प्रकार हाथ से उसमें सूत की कताई होती थी, जैसा गांधी जी का चरखा होता था, तो स्पाइनिंग जेन्नी ठीक उसी प्रकार का मशीन से चलता था और वो उसमें बड़ी जैसी चक्की नुमा लगी होती थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस स्पाइनिंग जेन्नी के 1764 में आने से महिलाओं की जीविका पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि उलन फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती थी। तो इन महिलाओं ने इस स्पाइनिंग जेन्नी लगे हुए सारे उद्योग धंधों पर, फैक्ट्रियों पे हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा संकट उनकी जीविका पे आ रहा था। और ये
जो लड़ाई थी काफ़ी लंबी चली, काफ़ी समय तक उन्होंने स्ट्रगल किया मशीनों के खिलाफ, और ये लड़ाई जाकर बंद हुई 1840 में। जैसा कि आपने कल के वीडियो में भी देखा होगा कि 1840 के बाद से रेलवेज़ के एक्सपेंशन से आयरन और स्टील इंडस्ट्री का आगमन हुआ और रेलवे की पटरियों का निर्माण शुरू हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण शुरू हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मजदूरों को खपाया गया और उनकी स्थितियों में थोड़ा सा सुधार उत्पन्न हुआ। तो 1840 के बाद से स्पाइनिंग जिन्नी पे आक्रमण कम हुए और सभी चीज़ें बराबरी से चलती गई और नेचुरलाइजेशन एक पैरेलल वे में चलता गया। तो दोस्तों अब हम चलेंगे भारत की ओर और देखेंगे कि कॉलोनियों में किस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। तो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। तो दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की, जहाँ मसूलीपट्टनम, गुजरात का सूरत और बंगाल का हुगली जैसे सी पोर्ट्स के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। और यहाँ भी स्टील और आयरन के आने से पहले टेक्सटाइल मार्केट की धूम थी और ब्रिटेन के बाद भारत ही सबसे ज़्यादा कॉटन का बाज़ार बन चुका था, क्योंकि यहाँ सी पोर्ट्स थे। और इसी मामले में अर्मेनिया और अन्य जगहों के पर्सिया के व्यापारी लोग यहाँ से सामान उठाते थे, अफ़गानिस्तान से, पंजाब से, यहाँ से रॉ मटेरियल्स उठा के वो अपने समुद्री रास्तों के यार जाते थे और वहीं से फाइन प्रोडक्ट ला के भारत के बाज़ारों में बेचते थे। तो दोस्तों मैंने पिछले दोनों का वीडियो लिंक इस वीडियो में डाल रखा है। अगर आपको इससे संबंधित कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें और बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो बने रहिए चाहे हमारे चैनल के साथ और इस टॉपिक को हम इसी तरह पढ़ेंगे और इसका अंत नज़दीक ही है। तब तक के लिए धन्यवाद।